कई वर्षों बाद जब मैं नेवल लौटा तो मुझे पता चला कि कुछ रास्ते हमारी यादों में नहीं, हमारे शरीर में बस जाते हैं। मुख्य सड़क से गाड़ी बाएं और मुड़ी, और मुझे पहले से मालूम था कि अगले मोड़ पर पुराना मंदिर आएगा। उसके आगे पीपल का पेड़, फिर छोटी सी पुलिया, और उसके बाद वह संकरी सड़क जो अम्मा के घर तक जाती थी। मंदिर अब पहले से बड़ा हो चुका था। पीपल के नीचे पक्का चबूतरा बन गया था। कुछ पुराने मकान गायब थे और उनकी जगह नए घरों और दुकानों ने ले ली थी। फिर भी दूर नेवल की पहाड़ियां वैसे ही दिखाई दे रही थी, नीली, शांत, जैसे इतने वर्षों से वही खड़ी मेरा इंतजार कर रही हो। मेरे साथ सुधा थी। हम अमेरिका से केवल कुछ सप्ताह के लिए भारत आए थे। नेवल आने का कारण भी बहुत सीधा था। घर खोलना था, पुराने कागज देखने थे, खेत और मकान के बारे में निर्णय लेना था। मेरी पूरी जिंदगी अब अमेरिका में थी। मेरा काम, सुधा, हमारे बच्चे, हमारा घर और आने वाले वर्षों की सारी योजनाएं। भारत में बची चीजों को अब समेटना था। मैं यही सोचकर आया था। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी उस पुराने रास्ते पर आगे बढ़ी, मुझे लगने लगा कि कुछ चीजों को समेटना शायद उतना सरल नहीं होता। सुधा जानती थी कि यह केवल मेरे नाना नानी का घर नहीं था। यहां पहुंचकर मुझे लगता था कि मैं लौट आया हूं। गाड़ी पुराने लोहे के फाटक के सामने रुकी। मैं कुछ क्षण भीतर ही बैठा रहा। फाटक का हरा रंग लगभग मिट चुका था। किनारों पर जंग थी। ऊपर चढ़ी मधुमालती की बेल सूख गई थी, लेकिन उसकी पुरानी टहनियां अब भी लोहे से लिपटी हुई थी। मैंने जेब से चाबी निकाली
ताले में डाली, पर वह नहीं खुला। एक बार फिर कोशिश की, फिर अचानक याद आया, इस फाटक को खोलते समय पहले थोड़ा अपनी ओर खींचना पड़ता है, फिर बाईं ओर हल्का सा उठाना पड़ता है। मैंने वैसे ही किया। ताला खुल गया। सुधा मुस्कुराई। घर की चाबी से अधिक शायद मेरे हाथों को पुरानी तरकीब याद थी। फाटक जमीन पर घिसता हुआ खुला। वही भारी आवाज जिसे सुनते ही बचपन में अम्मा भीतर से जान जाती थी कि कोई घर पर आया है। आंगन में नीम के सूखे पत्ते पड़े थे। तुलसी का चौरा खाली था। गायों का पुराना छप्पर अब आधा झुक गया था। वहां कोई घंटी नहीं बज रही थी। चारे की कोई गंध नहीं थी। फिर भी मेरी नजर सबसे पहले उसी ओर गई। सुबह अम्मा गायों को खिलाते हुए उनसे बातें करती थी। हर गाय का नाम था, हर एक का स्वभाव था और हर एक के साथ बात करने का उनका तरीका अलग था। मैं जब भी पास खड़ा होकर उन्हें देखता, वो बिना पलटे जान जाती कि मैं वहां हूं। फिर मुझे मुंह धोने भेज देती, जैसे घर की सुबह मेरे उठने की प्रतीक्षा कर रही हो। मैं आंगन के बीच खड़ा था। कुछ क्षणों के लिए मुझे लगा रसोई की खिड़की खुलेगी और अम्मा की आवाज आएगी, आ गया मेरा अरविंद। मेरे भीतर से एक शब्द उठा, अम्मा। वह होठों तक आया, लेकिन बाहर नहीं निकला। मैं जानता था वे वहां नहीं थी, बहुत वर्षों से नहीं थी। फिर भी उस बंद घर के सामने खड़े होकर यह बात अपने आप को दोबारा समझानी पड़ी। सुधा चुपचाप मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हमने मुख्य दरवाजे का ताला खोला। दरवाजा भीतर की ओर धकेलते ही बंद कमरे की पुरानी हवा बाहर आई। लकड़ी, धूल, सीलन और वर्षों से बंद पड़े कपड़ों की गंध। लेकिन उन सब के पीछे एक बहुत हल्की सुगंध भी थी। अम्मा हर शाम चंदन की अगरबत्ती जलाती थी। उनका मानना था घर में
भोजन की खुशबू रहनी चाहिए, फूलों की या अगरबत्ती की। बंद घर जैसी गंध उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। सुधा ने कमरे में देखते हुए कहा, इस घर ने उनकी बात अब तक मान रखी है। मुख्य कमरे की खिड़कियां बंद थी। सोफे पर सफेद चादरें पड़ी थीं। दीवार की घड़ी रुकी हुई थी। पुराने टेलीविजन के ऊपर रखी कढ़ाई वाली छोटी चादर पीली पड़ चुकी थी। मैं भीतर गया और कमरे के एक कोने की ओर इशारा किया। अम्मा यहां बैठती थी। वहां एक नीची लकड़ी की कुर्सी रखी थी। उसका एक हाथ घिस चुका था। कुर्सी ऐसी जगह थी जहां से टेलीविजन भी दिखाई देता था और रसोई का दरवाजा भी। अम्मा फिल्म देखते हुए भी दूध के उबालने की आवाज सुन सकती थी। कुकर की सीटी गिन सकती थी और किसी के रसोई में घुसते ही पहचान भी सकती थी। लेकिन जितेंद्र की फिल्म लगी हो तो रसोई को थोड़ी देर अपने आप संभलना पड़ता था। मैंने यह कहा तो सुधा हंस पड़ी। अम्मा ने जितेंद्र की न जाने कितनी फिल्में देखी थी और उनकी फिल्मों को चुनने का एक दूसरा तरीका भी था। फिल्मों के नाम में सुहाग, सुहागन, सिंदूर या मांग जैसी कोई शब्द हो तो उसे देखने में कोई हानि नहीं हो सकती। कहानी कैसी है यह बात की बात थी। रविवार की दोपहर जब दूरदर्शन पर फिल्म आती तो घर की दिनचर्या उसी के अनुसार बदल जाती। खाना थोड़ा जल्दी बनता, खिड़की के पर्दे खींच दिए जाते ताकि स्क्रीन पर धूप न पड़े। रामदास नाना अखबार लेकर बैठते और घोषणा करते कि उन्हें फिल्मों में कोई रुचि नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद पेपर नीचे और मध्यांतर तक वे कहानी के किसी पात्र से नाराज भी हो चुके होते। मैंने कुर्सी पर हाथ रखा। धूल की एक पतली परत मेरी उंगलियों पर आ गई। कुछ वस्तुएं लोगों के जाने के बाद भी उनकी बैठने की मुद्रा संभाले रखती है। मैंने खिड़कियां खोलनी शुरू की। कुंडे जाम थे। काफी जोर लगाने के बाद पहली खिड़की खुली और धूप की एक चौड़ी पट्टी कमरे में आ गई। हवा में तैरती धूल चमकने लगी। सुधा ने चादर हटाए। मैंने दूसरे कमरों के दरवाजे खोले। धीरे धीरे घर में बाहर की हवा प्रवेश करने लगी।
मुख्य कमरे से बरामदे में गया तो नाना की कुर्सी वहीं थी, मोटी लकड़ी की, चौड़े हाथों वाली। मैंने सुधा से कहा, खेत से लौटकर नाना जी यहीं बैठते थे, चप्पल उतारते और पैर सामने फैलाते। अम्मा भीतर से पूछती, चाय बनाऊं? और नाना जी सिर हिलाकर हाँ कहते। नाना नानी के बीच बड़ी बातें बहुत कम होती थीं। उनका प्रेम चाय के उस पतीली में था, दरवाजे पर कुछ क्षण प्रतीक्षा करने में था, और इस बात में था कि नाना के बैठने से पहले ही अम्मा को मालूम होता कि वह थक चुके हैं। मैंने नाना जी की कुर्सी सीधी की। फिर हम रसोई में गए। यह शांत कमरा कभी सबसे अधिक जीवित हुआ करता था। कुछ पीतल और स्टील के बर्तन अब भी अपनी जगह पर थे। खिड़की के पास छोटा सा पट्टा था, जहां अम्मा सुबह अपनी पहली चाय रखती थी। मैंने सुधा को बताया कि घर में सुबह सबसे पहले अम्मा की आवाज नहीं, उनके कामों की आवाज जगाती थी। अम्मा के हाथों में जादू था, वो किसी भी व्यंजन को विशेष बना सकती थी। भोजन के बाद घर शांत हो जाता। अम्मा अपनी गोद में मेरे लिए जगह बना देती। मैं सिर रखकर लेट जाता। उनकी सूती साड़ी मेरे गाल को छूती। कुटीकुरा पाउडर की हल्की खुशबू पास रहती। उनकी उंगलियां मेरे बालों में चलती रहती। मैं उनसे कहानी सुनाने को कहता, और कहानी पूरी होने से पहले ही उनके हल्के खर्राटे सुनाई देते। मैं आँख खोलकर उन्हें देखता और फिर उसी गोद में सो जाता। शाम तक हमने अधिकतर कमरे खोल दिए, लेकिन पुरानी अलमारियां और लकड़ी के संदूक हमने नहीं खोले। इन्हें हमने कल खोलने का निर्णय लिया। कुछ स्मृतियों को खोलने से पहले शायद उस घर में एक रात सोना आवश्यक था। सूरज पहाड़ियों के पीछे उतर गया। हमने थोड़ा सा भोजन किया। दिन भर की यात्रा और सफाई से सुधा थक चुकी थी। वह बिस्तर पर लेटते ही सो गई। मैं उसके पास लेट गया। कुछ देर बाद बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई।
मैं आंखें बंद करके अम्मा के बारे में सोचता रहा। अम्मा के घर में मुझे सोने की कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। बस आंखें बंद करो और नींद आई, क्योंकि मुझे मालूम था मेरी अम्मा पास है। मैंने बाहर गिरती बारिश को सुनते हुए एक बार फिर उसी पुराने आराम को अपने भीतर उतरने दिया और कई वर्षों के बाद अम्मा के घर में मैं फिर से एक छोटे बच्चे की तरह सो गया।